हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 आपका अभी कंप्लीट होने आया है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली है एंड अभी हमने लास्ट लेक्चर में फ्रेंचाइज़ी का एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, फ्रेंचाइज़ी क्या होता है वो मीनिंग हमने देख लिया था उसमें, एंड उसके फीचर्स भी हमने देख लिए थे कि एक जो बिज़नेस ऑलरेडी चल रहा होता है, जिसका ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, वो बिज़नेस क्या करता है, किसी और बिज़नेस को अलाउ करता है उसके नाम पे बिज़नेस करने के लिए। ठीक है, उसे कुछ राइट्स देता है, रिसोर्सेज भी देता है। तो वो पर्सन जिसका ऑलरेडी बिज़नेस है, ब्रांड नेम है, जो किसी और को बिज़नेस करने के लिए अलाउ करने वाला है, वो हो जाता है फ्रेंचाइज़र। एंड जो पर्सन बिज़नेस करने वाला है वो हो जाएगा फ्रेंचाइजी, और उसके बदले में ये जो पर्सन उसके रिसोर्सेज एंड राइट्स दे रहा है किसी और को, वो पर्सन फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइज़र को क्या करता है, रॉयल्टी पे करता है उसके बदले में। ठीक है, ये हमने कुछ मीनिंग देख लिया था। उसके बाद हमने फीचर्स भी देखे थे कि क्या होते हैं फीचर्स फ्रेंचाइजी बिजनेस के। अब आगे हम देखने वाले हैं यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग टू द फ्रेंचाइजर, जिसका ऑलरेडी ब्रांड नेम है, ऑलरेडी बिजनेस सेटअप है अच्छे से अच्छा, वो किसी और को अलाउ कर रहा है उसके नाम पे बिजनेस करने के लिए। तो उस पर्सन को, फ्रेंचाइजर को क्या फ़ायदे होते हैं फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट करने के। तो देखिए, सबसे फर्स्ट यहाँ पे बताया गया है द फ्रेंचाइजर गेट्स रॉयल्टी। सबसे पहली बात तो ये आ ही गई, हमें सोचना ही नहीं है, हमने किसी और को कुछ अलाउ किया, कुछ हमारे राइट्स यूज़ करने दिए। ठीक है, तो उसके बदले हम कुछ तो लेने ही वाले हैं, कंसिडरेशन तो लेंगे, ऑफ कोर्स फ्री में तो हम करेंगे नहीं। इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, द फ्रेंचाइजर गेट्स रॉयल्टी फ्रॉम द फ्रेंचाइजी फॉर द यूज़ ऑफ राइट्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है, ये तो सोचना ही नहीं है, सबसे पहला हमने लिख देना है ये बात कि रॉयल्टी मिलेगी। ये एक एडवांटेज हो गया। नाउ सेकेंड वन, द फ्रेंचाइजर गेट्स गुडविल इन द लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, अभी मान लो कि हम फ्रेंचाइजर है, हमारा बहुत बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप है, हमारा ब्रांड नेम है अच्छा। ठीक है, अब कोई और पर्सन हमारी ही कंट्री से हो सकता है या अदर कंट्री से, वो पर्सन हमारे नाम से बिज़नेस करना चाह रहा है, तो क्या होने वाला है, हम तो एक एरिया में ऑलरेडी बिज़नेस कर ही रहे हैं, वो भी अदर एरिया में उसी नाम से बिज़नेस करेगा, उसी टेक्निक से, उसी मेथड से वो बिज़नेस करने वाला है। ठीक है, तो हमारे ही ब्रांड नेम की गुडविल बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ये एक दूसरा एडवांटेज हो गया कि द फ्रेंचाइजर गेट्स गुडविल इन लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। उसके बाद थर्ड आता है, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूसेस बर्डन ऑन द फ्रेंचाइजर टू मैनेज अ नंबर ऑफ आउटलेट्स और स्टोर इन अ नंबर ऑफ एरियाज स्प्रेड अक्रॉस सेवरल स्टेट्स और कंट्रीज। अब मान लो हम बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, हम खुद ही सोच रहे हैं कि चलो हम बिज़नेस एक्सपांड करेंगे। एक ही स्टेट में मान लो हमने बोला अलग अलग एरिया में एक्सपांड करना है, या तो फिर स्टेट में ऑलरेडी बहुत बड़ा बिज़नेस है हमारा, तो हम सोचेंगे कि हमें अदर स्टेट में करना है, या हमारे कंट्री में ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है बहुत अच्छा, तो हम सोचेंगे अदर कंट्री में भी सेटअप करते हैं, ब्रांचेस ओपन करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे, हमने अगर अलग अलग ब्रांच ओपन की है, जितनी ही ओपन की है, तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पे आ जाएगी, हमारे खुद पे आ जाएगी। ठीक है, वो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। 10 ब्रांच है, आप और 5 ओपन कर रहे हो, 15 ब्रांच मैनेज करने का स्ट्रेस आने वाला है। अब इस केस में क्या हो रहा है, हमने किसी और पर्सन को राइट्स एंड रिसोर्सेज दिया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई तुम हमारे नाम पे बिज़नेस करो। तो क्या होने वाला है कि जो पर्सन बिज़नेस करने वाला है, जो फ्रेंचाइजी है, वो ही उसे मैनेज करेगा अच्छे से। ठीक है, वही इन्वेस्टमेंट करेगा, वही मैनेज करेगा, सारी चीज़ें वही देखेगा, वो ट्राई करेगा उसे प्रॉफिट में लाने की। ठीक है, तो हमें उसे मैनेज करने जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस कम हो जाता है फ्रेंचाइज़र के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ एडवांटेज क्या है। फोर्थ एडवांटेज इज इट इनेबल्स द फ्रेंचाइजर टू एक्सपांड बिजनेस across several countries with limited investment, as a major part of investment would be done by the franchisee। क्या बताया उन लोगों ने कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी
फ्रेंचाइजी हमारे पास आ रहे हैं, जितने लोगों के पास हम एग्रीमेंट कर रहे हैं उतना हमारा तो बिज़नेस एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। नई नई जगहों पे हमारा तो बिज़नेस एक्सपांड हो रहा है हमारे नाम पे, ठीक है। उसकी वजह से अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन करने वाला है, फ्रेंचाइजी खुद करेगा और हमारा बिज़नेस एक्सपांड हो रहा है। मतलब हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं एंड हम ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रहे हैं और हमारा बिज़नेस एक्सपांड होते जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ एडवांटेज सबसे बड़ा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हेल्प्स टू फेस ग्लोबल कंपटीशन विथ लेस एफर्ट्स एंड कॉस्ट। मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, ठीक है, तो वो कंपटीशन हम इजीली फेस कर सकते हैं क्योंकि हमें कंपटीशन को फेस करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, लेस इन्वेस्टमेंट है, लेस एफर्ट्स है, ठीक है। मैन पावर भी हमें कम लगेंगे। जो फ्रेंचाइजी बिजनेस ओपन करने वाला है वो खुद ही वहाँ पे एम्प्लॉयज़ रखेगा। तो ये सारी ही चीज़ें, सारे ही एफर्ट्स फ्रेंचाइजर के लिए तो कम हो गए, तो वो ग्लोबल कंपटीशन को अच्छे से फेस कर सकता है। उसके बाद एडवांटेज आपको बताया है, इट इनेबल्स द फ्रेंचाइजर्स कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज ड्यू टू रॉयल्टीज रिसीव बाय फ्रेंचाइजर इन केस ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब क्या होगा, ये जो फ्रेंचाइजी हमने देखा, दो पर्सन के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, दो बिजनेसेस के बीच में एग्रीमेंट होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम कंट्री में ही हो, अलग अलग कंट्री में भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारे बिज़नेस है, हमारा इंडिया में है, ठीक है। अब अदर कंट्री से कोई पर्सन हमारे नाम पे बिज़नेस करना चाह रहा है तो हमने उसके साथ एग्रीमेंट किया, वो फ्रेंचाइजी बन गया, हम फ्रेंचाइज़र है। अब क्या होगा, वो पर्सन हमें रॉयल्टी पे करने वाला है, ठीक है। हमारे राइट्स एंड रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहा है, उसके लिए वो हमें रॉयल्टी पे करेगा। तो वो जो रॉयल्टी आएगी वो फॉरेन एक्सचेंज में होगी। वो कंट्री का जो भी फॉरेन एक्सचेंज है, उस फॉरेन एक्सचेंज में हमें रॉयल्टी मिलने वाली है। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है हमारी कंट्री के लिए भी कि हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आता है अगर दो कंट्री के बीच में फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट हो रहे हैं तो, ठीक है। तो इट इनेबल्स द फ्रेंचाइजर कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। नाउ सेवेंथ एडवांटेज इज, it enables the franchisor to reduce the risk of business expansion as the operating cost and losses are borne by the franchisee। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो फ्रेंचाइजी है, ठीक है, जिसने एग्रीमेंट किया है, जो करना चाहता है हमारे नाम पे बिजनेस, वो पर्सन ही बिज़नेस चलाने वाला है, इन्वेस्टमेंट वो करेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब डे टू डे बिज़नेस चलाने के जो खर्चे लगते हैं, सैलरीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, वो सारी ही चीज़ें कौन बेयर करने वाला है, फ्रेंचाइजी बेयर करेगा, ठीक है। इसके लिए है यहाँ पे क्या हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है फ्रेंचाइज़र के लिए। वो सारा ही रिस्क कौन बेयर करने वाला है, फ्रेंचाइजी करेगा, ठीक है। तो ये सारे हमने देख लिए स्टूडेंट एडवांटेजेस। अब ये जो फ्रेंचाइजी बिजनेस है उसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स अवेलेबल है हमारी कंट्री में भी, जैसे मैकडोनल्ड है, KFC है, बर्गर किंग है, ठीक है, और बास्किन रॉबिन्स है। ये काफ़ी सारे एग्जांपल्स है, स्टारबक्स है, जो क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी बिजनेस से ही वो चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें मान लो मैकडोनल्ड का स्टोर ओपन करना है कहीं पे, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे वहाँ पे, हम एग्रीमेंट कर सकते हैं एंड हम क्या बन जाएंगे, फ्रेंचाइजी बन जाएंगे। एंड उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, फ्रेंचाइज़र को रॉयल्टी पे कर देते हैं। एंड हम जो बिज़नेस कर रहे हैं एज अ फ्रेंचाइजी, तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी हम करेंगे एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हम ही बेयर करते हैं। तो अगर लॉस भी होता है तो लॉस किसका हो जाता है, फ्रेंचाइजी का होता है, फ्रेंचाइज़र का वहाँ पे लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देख लिए हैं कुछ एडवांटेजेस फ्रेंचाइज़र के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस टू फ्रेंचाइजी। अभी ऑफकोर्स फ्रेंचाइजी भी बिज़नेस करना चाह रहा है किसी और के नाम को यूज़ करके, तो फिर उसको भी कुछ तो एडवांटेजेस हो गए तभी वो बिज़नेस कर रहा होगा, ऐसे तो ही वो बिज़नेस करना चाहेगा नहीं, बराबर। तो अब उसके लिए क्या क्या एडवांटेजेस है वो हम सोचते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनेबल्स फ्रेंचाइजी टू ऑब्टेन पैकेज ऑफ राइट्स एंड रिसोर्सेज
from a famous franchisor and it is improves goodwill of the franchisee। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया उन लोगों ने कि जो फ्रेंचाइजी है वो फ्रेंचाइज़र का नाम यूज़ करके बिज़नेस करने वाला है। तो फ्रेंचाइज़र का तो बहुत अच्छा बहुत बड़ा नाम होता है, ठीक है, उसकी ब्रांड इमेज है ऑलरेडी। तो उसका ब्रांड यूज़ करने का फ़ायदा इसे भी मिलता है, इसकी खुद की भी गुडविल बनती है, ठीक है। अब आगे सेकेंड एडवांटेज है द फ्रेंचाइजी कैन हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ द फ्रेंचाइजर विच कैन हेल्प टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द फ्रेंचाइजीज फर्म। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट में फ्रेंचाइजर क्या करने वाला है, खुद के राइट्स एंड रिसोर्सेज यूज़ करने देगा फ्रेंचाइजी को, साथ ही साथ वो उसकी प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजीज़ भी बताने वाला है फ्रेंचाइजी को। तो जो फ्रेंचाइजी का बिजनेस है वो कैसा काम करेगा, वो एफिशिएंटली काम करने वाला है। अब आगे बात करते हैं थर्ड एडवांटेज जो है, इट लीड्स टू इफेक्टिव मार्केटिंग ड्यू टू रेप्यूटेशन ऑफ फ्रेंचाइजर। देखिए नॉर्मली हम बिज़नेस अगर स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हमें काफ़ी सारे एफर्ट्स लेने पड़ते हैं मार्केटिंग करने के लिए। मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि भाई हम कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं, कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, उसके फीचर्स क्या है, प्राइस क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कस्टमर को बताना, मार्केटिंग करना, प्लस एडवर्टाइज़ करना, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी करना, ठीक है। ये सारी ही चीज़ों में बहुत सारा एफर्ट्स लग जाता है अगर हम नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो। लेकिन इन केस ऑफ फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, फ्रेंचाइज़र का तो ऑलरेडी ब्रांड नेम है मार्केट में, सारे ही लोग उसे जानते ही हैं, तो उसके ही नाम पे अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा मार्केटिंग एफर्ट्स लेने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया इट्स लीड टू इफ़ेक्टिव मार्केटिंग ड्यू टू रेपुटेशन ऑफ फ्रेंचाइज़र। उसके बाद फोर्थ एडवांटेज है आपका, इट हेल्प्स टू ब्रिंग इन प्रोफेशनलिज्म in the franchises firm as the franchisor may provide training to the franchisee staff। देखिए राइट्स एंड रिसोर्सेज तो फ्रेंचाइजर देता ही है, उसके साथ ही वो क्या करने वाला है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा फ्रेंचाइजी के एम्प्लॉयज़ को। उसकी वजह से क्या आ जाता है, प्रोफेशनलिज्म आ जाता है इन फ्रेंचाइजीज फर्म, उसके फर्म में भी प्रोफेशनलिज्म आ जाता है एम्प्लॉयज़ के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ एडवांटेज। अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ एडवांटेज क्या है, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड्स कस्टमर लॉयल्टी ड्यू टू बेटर फैसिलिटीज एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड, दिस इन टर्न हेल्प्स टू इंक्रीज सेल्स। क्या होता है, ऑलरेडी कोई ब्रांड नेम अच्छा है, इमेज है मार्केट में, उसी के नाम से हम भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो कस्टमर की लॉयल्टी बहुत बढ़ जाती है उस बिज़नेस की तरफ, और क्या होता है, सेल्स इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो बिज़नेस प्रॉफिट में आ जाता है। नाउ आगे क्या बताया है, सिक्स्थ एडवांटेजेस, द फ्रेंचाइजी कैन फेस द कॉम्पिटिशन इफेक्टिवली एज ही गेट्स द एडवांटेज ऑफ द गुडविल ऑफ द फ्रेंचाइजर। ठीक है, देखिए जैसे हम नया बिजनेस का चालू करते हैं तो क्या होता है, हमारे तो नाम है ही नहीं हमारा, हमें बनाना है अभी नाम, मार्केट में हमारी ब्रांड इमेज क्रिएट करनी बाकी है, तो उस केस में कंपटीशन फॉलो करना बहुत टफ हो जाता है। जबकि अगर हम फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट करके बिज़नेस चालू करते हैं तो फ्रेंचाइज़र का तो ऑलरेडी नाम है मार्केट में, गुडविल है, तो अगर वो बिज़नेस चालू होता है तो क्या होता है, कंपटीशन फेस करना बहुत आसान हो जाता है फ्रेंचाइजी के लिए। उसके बाद है, इट इनेबल्स द फ्रेंचाइजी टू अर्न हायर रेवेन्यूज़ ड्यू टू द कॉरपोरेट इमेज एंड कस्टमर लॉयल्टी। ऑफकोर्स ये चीज़ तो होने ही वाली है, इसके लिए ही तो हम फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट करते हैं ताकि हम ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकें। अगर हम खुद बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो वो रेवेन्यू अर्न करने में थोड़ा टाइम लग जाता है उसे, ठीक है। और अगर फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट करते हैं तो ऑलरेडी गुडविल है मार्केट में फ्रेंचाइज़र का, जिसे यूज़ करके हम रेवेन्यू अच्छे से अच्छा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हमने देखे वो एडवांटेजेस थे फ्रेंचाइजी के लिए, ठीक है। फ्रेंचाइज़र के हमने देखे एंड उसके बाद हमने फ्रेंचाइजी के देख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सूटेबिलिटी। अब ये फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट जो हम बात कर रहे हैं,
वो ज़्यादातर किससे सूटेबल होता है वो देखते हैं। तो द फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर सूटेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ कहाँ पे ये सूटेबल होगा। फास्ट फूड रेस्टोरेंट ज़्यादा करके यहाँ आपको देखने मिलेगा, मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, ठीक है, KFC, बर्गर किंग, स्टारबक्स, जो मैंने एग्जांपल बोले थे, ये सारी जगहों पे फ्रेंचाइजी होता है। एजुकेशनल कोर्सेज सच एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मैनेजमेंट कोर्सेज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों में भी फ्रेंचाइजिंग यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑलरेडी ब्रांड नेम किसी का है, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहा है, क्लास चला रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे उसका नाम यूज़ करके बिजनेस कोई और भी कर सकता है। उसके बाद आता है ट्रैवल एंड टूर सर्विस, एज द एक्सपर्टाइज कैन बी ईजीली ट्रांसफर्ड। एंड उसके बाद उन लोगों ने बताया है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विस, एज द एम्प्लॉयज़ ऑफ फ्रेंचाइजी कैन बी ट्रेन बाय द फ्रेंचाइजर, ठीक है। ये इस बिज़नेस में भी फ्रेंचाइजी यूज़ करने का काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि फ्रेंचाइज़र अलग अलग जगहों पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ट्रेनिंग दी जाती है फ्रेंचाइजी के एम्प्लॉयज़ को, फ्रेंचाइज़र देता है ट्रेनिंग, तो वो ट्रेनिंग यूज़ करके वो लोग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया सूटेबिलिटी के बारे में कि कौन कौन से बिज़नेस में फ्रेंचाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स सूटेबल होते हैं, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रेंचाइजिंग वाला टॉपिक ख़त्म कर लिया, जहाँ पे हमने देखे उसके मीनिंग क्या होता है, फीचर्स देख लिए, एडवांटेजेस देख लिए, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे सूटेबिलिटी भी देख ली, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं FDI एंड रिटेलिंग। FDI इन रिटेलिंग, अभी FDI का मतलब हमें पता है, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्या होने वाला है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन बिजनेस है, वो क्या करेंगे, हमारी कंट्री के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आगे हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है 100% इन्वेस्टमेंट, 100% FDI सिंगल ब्रांड रिटेल एंड 51% इन मल्टी ब्रांड रिटेल, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये जो FDI किया जाता है कंट्री में, तो वो FDI क्या क्या फ़ायदे देता है हमें इन रिटेलिंग, वो अभी हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए क्या बताया उन लोगों ने, retailing is the largest private sector industry in the world economy, with the global industry size exceeding 6.6 trillion, and a latest survey has projected India as top destination for retail investor, ठीक है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, इंडिया हमारा बहुत आगे ग्रो करने वाला है इन रिटेल बिजनेस। टू फर्दर द growth in the retail sector, government has opened up 100% in single brand retail outlets. गवर्नमेंट ने क्या किया है, 100% FDI अलाउ किया है इन सिंगल ब्रांड रिटेल। नाउ गाइडलाइन नोटिफाइड, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है उसके लिए वो देखते हैं सबसे पहले। तो प्रोडक्ट टू बी सोल्ड शुड बी ऑफ सिंगल ब्रांड ओनली, क्या बताया उन लोगों ने, सिंगल ब्रांड ही होना चाहिए जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसका, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट्स है कुछ। प्रोडक्ट्स शुड बी सोल्ड अंडर सेम ब्रांड इंटरनेशनली, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे इंडिया में सिंगल ब्रांड रखा प्रोडक्ट का एंड अदर कंट्री में वो किसी और नाम से सेल हो रहा है, वैसे नहीं। सेम ब्रांड, जो ब्रांड से तुम यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हो, सेम ब्रांड से इंटरनेशनली भी बिज़नेस उसका होना चाहिए, मतलब सिंगल ब्रांड ही हर जगह होना चाहिए उस बिज़नेस का। उसके बाद है सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेलिंग वुड कवर ओनली प्रोडक्ट्स विच आर ब्रांडेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ब्रांडिंग किए गए हो वैसे ही प्रोडक्ट सेल किए जाएंगे। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स आ जाती है 100% FDI के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इन सितंबर 2012 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड 51% FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेल सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय स्टेट गवर्नमेंट। देखिए
51% FDI इन मल्टी ब्रांड भी अलाउ किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी रहेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है तो ये वाला 51% वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ FDI इन रिटेल। अब ये जो FDI इन रिटेल हो रहा है कंट्री में, तो उसके फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, कुछ थिंकिंग्स है कि भाई किन किन रीज़न की वजह से FDI करना चाहिए इन रिटेल, जिससे फ़ायदा होता है हमारी कंट्री को। तो वो आर्ग्यूमेंट्स हम देखते हैं, वो जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे उन लोगों ने बताया है रिडक्शन इन वेस्टेजेस इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब एग्रीकल्चरल जो कमोडिटी रहती है वो हमें पता है कि वो कैसी रहती है, पेरिशेबल इन नेचर रहती है, थोड़ी थोड़ी काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती है जो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है। ठीक है, जैसे मिल्क है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है। तब यहाँ पे अगर हम इन चीज़ों में FDI इन रिटेलिंग अलाउ करते हैं तो क्या होता है, हमारी कंट्री का वो जो प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जो सारा ही सेल नहीं हुआ है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा बच जाता है, जो ख़राब हो जाएगा, जो सेल नहीं होता है, तो अगर फ्रेंचाइजिंग बिजनेस हम करते हैं तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट अदर कंट्री में भी सेल होंगे, एक्सपोर्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा, वो वेस्टेज भी नहीं होगा, जो चीज़ें ख़राब हो रही थी वो भी नहीं होगी, एंड एक्सपोर्ट होने की वजह से क्या होगा, हमारी कंट्री में पैसे भी आएंगे और वो सारे ही फ़ायदे हो जाएंगे, इनकम भी हो जाएगी एंड सामने वेस्टेज भी नहीं होगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का। देखिए क्या उन लोगों ने बताया, वन प्रॉब्लम इज़ दैट अ ह्यूज प्रपोर्शन ऑफ पेरिशेबल एग्रीकल्चरल आउटपुट like fruits and vegetables is left to rot in the fields in the absence of cold storage and transport infrastructure and becomes dead loss to the economy। क्या होता है यहाँ पे, ये जो पेरिशेबल चीज़ें रहती हैं इन एग्रीकल्चर वो सारी सेल नहीं हो रही है तुरंत, ठीक है, प्लस उनको मेंटेन करने के लिए अगर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है, तो वो जो प्रोड्यूस हुआ है वो ख़राब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो क्रिएट करता है लॉस हमारी इकोनॉमी के लिए। क्लियरली व्हाट इज़ नीडेड इज़ एन एफिशिएंट सप्लाई चेन। क्या ज़रूरी है अब यहाँ पे, सप्लाई चेन, मतलब वो जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उसे सप्लाई किया जाए प्रॉपर, बैक्ड बाय इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये सारी ही चीज़ें इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तब जाके ये सप्लाई चेन क्रिएट होगा। एंड द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंडिंग विथ मॉम एंड पॉप स्टोर्स और द स्ट्रीट साइड वेजिटेबल सेलर इज़ जस्ट नॉट कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग इट। अब हमारी कंट्री में जो अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग चल रहा है, ये जो स्ट्रीट शॉप्स रहते हैं, ट्रेडिशनल शॉप्स रहते हैं, अब ये जो हमें सप्लाई चेन चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोल्ड स्टोरेज हो, ये सारी चीज़ें हमारी ट्रेडिशनल जो स्टोर्स है वो क्रिएट नहीं कर पाती है। इसके लिए हमें FDI करना ज़रूरी है, ताकि वो लोग अच्छे से सप्लाई चेन क्रिएट करें एंड वो जो वेस्टेज हो रहा है प्रोडक्ट का, वो वेस्टेज ना हो, उसका प्रॉपर यूज़ हो, वो प्रॉपर सेल हो जाए। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की गई है इन फेवर ऑफ FDI कि ये रिडक्शन करता है इन वेस्टेजेस इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक है, अभी सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड रीज़न क्या बताया है, रिडक्शन इन प्राइस डिस्पैरिटी। ठीक है, अब ये डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस। अब कोई भी गुड्स बनाया गया, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने, प्रोड्यूसर ने कुछ गुड्स बनाया, तब से वो गुड्स बनाया और वो कस्टमर को मिला, उसके बीच में काफ़ी सारे लोग आते हैं, ठीक है, वो सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के पास नहीं जाता है, काफ़ी सारे बीच में लोग आते हैं, मिडल मैन आते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर के पास से किसी ने लिया, उसके पास से किसी ने लिया, होलसेलर ने लिया, रिटेलर ने लिया, उसके बाद जाता है कस्टमर के पास। तो अब होता क्या है, जो मैन्युफैक्चरर ने जिस प्राइस पे बनाया, सेल किया,
उसके आगे वाले पर्सन को, एंड जो कस्टमर के पास से प्राइस ली गई, उन दोनों में काफ़ी सारा डिफरेंस हो जाता है, गैप हो जाता है, उसे बोलते हैं डिस्पैरिटी। ठीक है, तो अगर हम रिटेलिंग करते हैं सॉरी ऑर्गेनाइज रिटेलिंग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, ये जो डिस्पैरिटी है, जो डिफरेंस है, वो कम हो जाता है। मतलब क्या होगा, रिटेलर्स जो है, ऑर्गेनाइज रिटेलर्स, वो सीधा मैन्युफैक्चरर के पास से, प्रोड्यूसर के पास से ही गुड्स उठा लेंगे, ताकि उनको भी अच्छे प्राइस पे गुड्स मिले, एंड वो क्या करेंगे, सीधा कस्टमर को सेल करेंगे। मतलब उन्हें जो फ़ायदा मिला है, बल्क क्वांटिटी में उन्होंने गुड्स लिया है, डिस्काउंट का जो बेनिफिट उन्हें मिला है, वो पास ऑन करेंगे कस्टमर को, ताकि कस्टमर को भी कम प्राइस में गुड्स मिल सकता है। इसलिए ये हेल्प करता है रिडक्शन इन प्राइस डिस्पैरिटी। ठीक है, डिफरेंस को कम करने में। ये उन लोगों ने क्या बताया है, ड्यू टू इनएफिशिएंसीज देयर इज ह्यूज डिस्पैरिटी between the price which the producer gets and the price the consumer pays, sometimes as high as 10 times। देखिए कितना बताया है उन लोगों ने। प्रोड्यूसर मतलब जिसने गुड्स बनाया है, उसको जो प्राइस मिलती है गुड्स सेल करके, एंड सामने कस्टमर जो पे कर रहा है, उसका जो डिफरेंस है बहुत हाई रहता है, एज हाई एज 10 टाइम, 10 गुना प्राइस बढ़ के उस कस्टमर को मिलता है। सोचिए कितना ज़्यादा गैप हो रहा है। मतलब 100 रुपये का गुड्स अगर प्रोड्यूसर ने सेल किया है 100 रुपये पे, तो कस्टमर को सीधा 1000 पे मिल जाता है। ठीक है, कस्टमर को कितना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो ऑर्गेनाइज रिटेलर्स वुड बी इन अ पोजिशन टू रिड्यूस द प्राइस डिस्पैरिटी एज दे वुड डायरेक्टली परचेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स एंड गेट अ बल्क डिस्काउंट। अब यहाँ पे बीच में काम कौन करेगा, रिटेलर्स। ऑर्गेनाइज रिटेलर्स क्या करेंगे, इस डिस्पैरिटी को ब्रेक करने के लिए वो सीधा बाय करेंगे मैन्युफैक्चरर के पास से, एंड उनको मिलेगा बल्क डिस्काउंट। अ पार्ट ऑफ द बल्क डिस्काउंट वुड देन बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर्स। ये जो डिस्काउंट है वो पास ऑन किया जाएगा कंज्यूमर्स को इन फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड प्राइजेस। ठीक है, कैसे पास ऑन किया जाएगा, उनके पास से जो प्राइस ली जाती है, जो चार्ज की जाती है प्राइस, उसमें उन्हें डिस्काउंट दिया जाएगा, वो प्राइसेस कम कर दी जाएगी। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। द एंट्री ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर इन रिटेल ट्रेड इज कैपेबल ऑफ मिटिगेटिंग इफ नॉट सॉल्विंग द ह्यूज वेस्ट इन्वॉल्व इन द करंट सिस्टम, simultaneously paying better prices to the producers and lower prices for the consumers। ये वही बताया है उन लोगों ने कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या करता है, हेल्प करता है जो ह्यूज वेस्टेज, मतलब जो बीच में वेस्टेज हो रहा है प्रोड्यूस का, जो सेल नहीं हो पाता है, उसको वो वेस्टेज भी वो कम करेंगे, एंड जो प्राइस की डिस्पैरिटी हो रही है बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, उसको भी वो कम करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया सेकेंड पॉइंट, रिडक्शन इन प्राइस डिस्पैरिटी, कि भाई क्यों एफडीआई करना चाहिए। नाउ थर्ड इज एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एफिशिएंटली होगा। अब ये जो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग है वो क्या करेगा, एफिशिएंटली अच्छे से अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो लोग। जैसे हम और अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग की अगर हम बात करते हैं, तो वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन जैसे करते हैं, अभी छोटे छोटे शॉप्स रहते हैं, ठीक है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे नहीं हो पाता है। जबकि यहाँ पे ऑर्गेनाइज रिटेलर कैसे करते हैं, गुड्स को प्रॉपरली डिवाइड करते हैं कैटेगरी वाइज, उनको अच्छे से रखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर बनाते हैं, क्लीन रखते हैं। ठीक है, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसे वो एफिशिएंटली करते हैं। देखिए, एनीबडी विजिटिंग सम ऑफ द सुपरमार्केट्स इन अर्बन इंडिया वुड नोटिस दैट प्रोड्यूस इज क्लीनर। ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमने देखने मिलेगी कि प्रोड्यूस इज क्लीनर, फ्रेशर, वेल पैक्ड एंड ऑफन चीपर देन वेजिटेबल सेलर ऑन द स्ट्रीट। देखिए, अगर स्ट्रीट शॉप है या स्ट्रीट सेलर है, उसके पास से आप लेने जाते हो वेजिटेबल वगैरह, तो वहाँ पे आपको क्लीनलीनेस ज़्यादा नहीं मिलेगी, पैकिंग भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको कहाँ मिलने वाली है, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में मिलेगी।
This is possible because of the more efficient distribution system which organized retail chains are employing by cutting layers of middlemen. अब आगे के पॉइंट में हमने देखा कि उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग ने डायरेक्टली प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदा, तो जो मिडलमैन बीच में आ रहे थे अब वो तो आते नहीं हैं, बराबर। प्राइस गुड्स की वहाँ पे कम हो गई, तो वो जो प्राइस वहाँ पे कम हो गई, वो जो पैसे बच गए, वो पैसे वो कहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूशन करने में। मतलब ये जो फैसिलिटीज़ वो कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए उसे यूज़ करते हैं एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है कस्टमर्स को। वन वेरी पॉजिटिव साइन is that a way seems to have been found for the corporate sector to enter the rural economy through contract farming. Almost every day one sees major corporate names making forays in the area. ठीक है, अब यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया है, वन वेरी पॉजिटिव साइन, एक अच्छी बात ये है कि टू हैव बीन फाउंड फॉर द कॉरपोरेट सेक्टर टू एंटर रूरल इकोनॉमी। ठीक है, अब रूरल इकोनॉमी में भी ये एंटर कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज रिटेलिंग कैसे, फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट करके वो लोग वहाँ पे भी एंटर हो रहे हैं एंड वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एफिशिएंट बना रहे हैं। वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी जो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, उसे भी वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं एंड सामने फार्मर्स को भी फ़ायदा होता है। ठीक है, उनके प्रोड्यूस के लिए उनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने देख लिया है थर्ड पॉइंट कि भाई क्या होता है, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन करता है ऑर्गेनाइज रिटेलिंग, इसीलिए भी हमें एफडीआई करना चाहिए अलाउ। ठीक है, अब यहाँ तक आज हम वाइंड अप करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे आगे के पॉइंट्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।